पता है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, साथ में यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट कमीशन के जो पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उन श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्री कम मेंस को ध्यान में रखते हुए श्रृंखला चला रहे हैं एनसीईआरटी की। और साथ में जो वनडे एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे एसएससी और बैंकिंग के, जिसमें जीएस के कुछ पार्ट पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस जो बेसिक लेवल के होते हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको दिखेंगे। खास कर ये श्रृंखला मैंने यूपीएससी सीएससी प्री कम मेंस के हिसाब से और यूपीपीसीएस के हिसाब से बनाई है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको एक साथ क्या मिलेगा, पॉलिटी का सेक्शन दिखेगा और आईजीपी इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम, कैसे काम करती हैं सरकारें, प्रशासन सरकार के साथ कैसे काम करता है, क्योंकि कोई बिल आता है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि इसके माध्यम से आप ई गवर्नेंस, सोशल इशू, सोशल जस्टिस सभी चीज़ों को कवर करेंगे। इन चीज़ों को आप फोर्थ पेपर में अच्छी तरीके से जब समझे रहेंगे तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। जगह जगह इसमें आपको दिखेगा कि फोर्थ पेपर का एक बेहतरीन एप्लीकेशन या आपको कॉपी पेस्ट आप सीधे एग्जामिनेशन में उतार सकते हैं उन चीज़ों को, तो देख सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम एनसीईआरटी के सोशल साइंस के पहले पार्ट में अगर देख सकते हैं तो पहले पार्ट की एनसीईआरटी जो पॉलिटी सेक्शन से शुरू करते हैं, इसमें हम लोग क्लास 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, ठीक, जिसमें हम देखेंगे कि हाँ, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 की संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे इस क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है और इस पुस्तक में हम ये भी देखेंगे कि इसको बड़ा कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि सोशल साइंस में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, देखिए लोकतंत्र है तो ये हाउसवाइफ हैं किसी की, तो अपनी बात कह रही हैं गृह विभाग के तहत, देख सकते हैं इसे। तो ये है, हम लोग चैप्टर 5 पे चर्चा कर रहे हैं। इसके हम पहले पार्ट पे डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे इसके पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बड़े होने की वजह से या चैप्टर बड़े होने की वजह से चीज़ें छोटी या वीडियो पार्ट में तोड़ना पड़ता है चैप्टर को। तो आप देख सकते हैं हम जो भी चर्चा परिचर्चा लिख पढ़ रहे हैं वो इंदिरा सिविल सर्विसेज भाई अनुज पटेल सर के चैनल से पढ़ रहे हैं। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स व्यू दें, तो कोई सजेशंस दे सकते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी की हर किताब में आप देखेंगे, जो नई एनसीईआरटी की किताबें आपको मिलेंगी तो आपको 3 चीज़ें उनमें मिलेंगी। पहले ही भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो भारत के संविधान का क्या है, क्रक्स है। दूसरा, मूल अधिकारों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि आप अपने मूल अधिकारों को जानें। साथ में आप देखेंगे मूल अधिकारों के साथ साथ आपको मूल कर्तव्य भी अब एनसीईआरटी की श्रृंखलाओं में आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये जहां आप देखेंगे कि आप संविधान को समझें कि आपके क्या राइट्स हैं, संविधान ने आपको क्या क्या दिया है, या अपनी संप्रभुता आपने कहाँ रख रखी है। आप देख सकते हैं आपको अधिकार कहाँ से मिले हैं, तो एक संविधान है भारत का। साथ में आप देखेंगे कुछ प्रियम्बल के साथ साथ आपको किसी चीज़ के बारे में या आपके जो मूल का अधिकार, मूल कर्तव्य हैं, जो एनसीईआरटी की आपको शुरुआती इंडेक्स की पन्नों में दिखेगी, तो आप देखेंगे उनका भी उद्देशिका में वर्णन दिखाई पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं उद्देशिका के संदर्भ में हमने आपको इस उद्देशिका के बारे में कई बार चीज़ों को बता चुके हैं। तो हम इसको बेहतर है कि आप इसे पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लें। तो इसमें जो चैप्टर में आप देख सकते हैं ये शब्द जो हैं, ये शब्द जोड़े गए हैं कब 76 में, और 42 अमेंडमेंट था, तो इसे देख सकते हैं। साथ में और ये वर्ड हैं, आप देख सकते हैं इन शब्दों को, ये भी कब जोड़े गए हैं, 70 आप देखेंगे ये भी 77 है, अब वो 76 है। तो दोनों ही चीज़ें देख चुके हैं अब आप। अब
हम चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं तो देखेंगे कि चैप्टर 5 है, हम इसे पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो संस्थाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके संविधान में जो संस्थाएं दी हैं, जैसे संसद, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, क्या है, इंस्टीट्यूशन है, सभी के सचिवालय हैं, देख सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीबीसी, अन्य अदर जो कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, दर्जा है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि पार्ट उसका रिक्रूटमेंट होता है, देख सकते हैं। तो हम देखेंगे इस हम लोग इसके दूसरे पार्ट में हैं, तो दूसरे पार्ट से हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोगों ने इसे पहले पार्ट में इसे डाल दिया है, चलिए इसे बढ़ा देते हैं आगे। हाँ, तो हम लोग इस चैप्टर पे थे, तो ये है पार्ट 2 में, देख सकते हैं यहाँ संस्थाओं का कामकाज होगा, देख सकते हैं इसे। ये चैप्टर 5 है, ये है संस्थाओं का कामकाज, ठीक, इसे देख सकते हैं इसे। और साथ में आप देखेंगे लोकतांत्रिक क्या है, राजनीति, भाग 1 के तहत आप देखेंगे इसे। तो भाग क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है। साथ में हम देखेंगे कि चैप्टर 5 संस्थाओं के कामकाज के संदर्भ में है, आप इसे देख सकते हैं। साथ में आप ये देखेंगे कि चैप्टर 5 में ये इस चैप्टर को देख रहे हैं, इसे हम यहाँ कह सकते हैं, नहीं लिखा है लिख देते हैं दोबारा से, ये पार्ट 2 है चैप्टर का, भाग 2 है, या भाग 2 के संदर्भ में जो मैंने ऊपर लिख दिया था। हम अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट में जो संस्थाओं के कामकाज में है। तो राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, भारत में अगर लोकतंत्र है तो राजनीति क्या है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि लोकतांत्रिक राजनीति। तो लोकतांत्रिक राजनीति में हमने चैप्टर पढ़ा हुआ था चुनावी राजनीति। तो जहाँ लोकतंत्र है वहाँ राजनीतिक संस्थाएं भी होंगी। तो आप देख सकते हैं सरकारों पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आप देख सकते हैं सरकारों पर क्या होगा, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। हम ये भी देखेंगे वह क्या है, वह कर इकट्ठा करती है, कर सकती है या करती है। तो देखेंगे भारत में क्या है, राजस्व आपसे जो टैक्स लिया जाता है, तो टैक्स के कई स्लैब हैं और टैक्स के प्रकार हैं कि जो ज़्यादा पैसा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स देगा। तो अलग अलग स्लैब हैं सबके। और इसे सेना, पुलिस और विकास कार्यक्रमों आप देखेंगे, जो अगर आप किसी पद पर हैं सरकारी नौकरी पे, जो आपको सैलरी सरकार देती है वो क्या है, आपके राजस्व जो आपको टैक्स देते हैं, ठीक है, आप जो भी हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, या आपको अन्य टैक्स हैं, जैसे अब तो जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी आप देखेंगे हर जगह लगी होती है। तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि आपको टैक्स देने होते हैं। तो आप देखेंगे तो करानुपात, कराधान, तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इनको बेहतरीन तरीके से। तो विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। आप देखेंगे ये लागू करती है। साथ में आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। तो कुछ व्यक्तियों को क्या होगा, इन गतिविधियों को चलाने के लिए क्या फैसला करना होगा और लोगों को इन्हें लागू करना होगा। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो भी क्या होगा, तय करने वाला कोई होना चाहिए। तो हम इसलिए इस चीज़ को डाले हैं कि कुछ व्यक्तियों की इन गतिविधियों को चलाने के लिए क्या होगा, फैसला करना होगा। इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला लेने के लिए एक संस्था होगी। जैसे भारत का संविधान के तहत एक संसद भवन का निर्माण किया गया है। संसद का निर्माण आप देखेंगे बना हुई है संसद, आप जाएंगे तो आप देखेंगे इंडिया गेट से जब बढ़ेंगे तो आपको संसद भवन दिखाई पड़ेगी। तो आप संसद भवन में, ठीक है, जो आप प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, या इससे छोटी संस्थाओं में कहें, इसके विधानसभाओं में जो प्रतिनिधि बने होते हैं, तो हर राज्य की विधानसभा होती है, बिल्डिंग होगी, आप देखेंगे वहाँ क्या होगा, लोग जो प्रतिनिधि आप जिनको चुनकर भेजते हैं वो प्रतिनिधि आपके लिए क्या करेंगे, चुनाव या आपके लिए काम करेंगे, फैसला लेंगे और इन्हें लागू करेंगे।
लेकिन अगर इन संस्थाओं के माध्यम से संसद या जैसे लोकसभा राज्यसभा हो गई या विधान परिषद विधानमंडल या कह सकते हैं क्या जैसे विधानसभा और विधान परिषद के सामने विधानमंडल हो गया, किन राज्यों में विधानसभा है तो आप देखेंगे विधानमंडल का नाम ले सकते हैं। तो विधानमंडल से कोई विवाद उत्पन्न होता है कोई विधेयक से, अब आपने जो प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं उनके किसी फैसले से अगर कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है कि वो संविधान के तहत कहाँ उल्लंघनीय है या जिनको लगता है कि ये संविधान का हमारे अधिकारों का हनन है, तो उसके लिए एक संस्था बनाई है। संस्था होती है सुप्रीम कोर्ट या उस राज्य की उस देश की न्यायपालिका, ठीक है, उसे हम कहेंगे न्यायपालिका। ठीक, न्यायपालिका बैठी हुई होती है। अब न्यायपालिका भी अलग अलग देशों में अलग अलग इसकी इस्टेब्लिश संस्थाएं हैं। देखें भारत में देखेंगे तो भारत में न्यायपालिका के साथ आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है, हर स्तर पर न्याय आपको मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट बैठी है और हाई कोर्ट बैठी है और डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में जिला जज जो बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। इससे नीचे आएंगे तो मुंसिफ कोर्ट। तो ये हायरार्की सिस्टम है, आगे चैप्टर में हम इस पर चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका पे आपके अधिकारों के लिए बैठी है कि कोई फैसले जो राजनीतिक प्रतिनिधियों ने लिए थे आपके लिए वो हो सकता है किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो सकता है किसी के कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा हो। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, तो मूल अधिकारों के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जाएंगे, लेकिन कानूनी अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जाएंगे। याद रखें इस चीज़ को। तो फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उत्पन्न उठता है तो तय करने वाला कोई होना चाहिए। आप देखेंगे क्या यह सही है। अगर आपको लगता है कि अगर ऐसा काम हमने तो प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, प्रतिनिधि जो भी हमारे लिए काम करते हैं वो क्या होते हैं, सही होते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया है। तो गलत कैसे हो सकता है। अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि लोग आपने प्रतिनिधि चुन के भेजा है वो सही करे। इसीलिए लोकतंत्र में क्या है, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में चुनाव होते हैं जिस पे आप उनकी नीतियों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर आप उनका रिव्यू करते हैं, दोबारा चुनाव करते हैं। तो आप देखेंगे उनका आप दोबारा चुनाव करेंगे। चुनाव करने के माध्यम से आप उन्हें कहेंगे कि ये व्यक्ति फिर से हम चुनते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मोदी जी दूसरी गवर्नमेंट के लिए आपने चुना क्योंकि आपका वोट उन्हें लगा, आपको लग रहा है कि जनता के हित में काम कर रहे हैं। अगर आपको फिर लगेगा फिर आप वोटिंग कीजिए, तीसरी बार भी जितवाइए अगर आपको लगता है कि वो आपके हित में काम कर रहे हैं, क्योंकि मूल अधिकार में मत देना आपका मूल अधिकार, कानूनी अधिकार है जो आपको मूल अधिकार के माध्यम से मिला है। हम देखेंगे सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं होती हैं। सभी देशों में, भारत देश ही नहीं सभी देशों में, अब तो भारत क्या पूरे विश्व में क्या है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हो रहा। हमने इसके पहले चैप्टर में चर्चा की थी जहां चिले के संदर्भ में बात हो रही थी। इस तरह की व्यवस्थाओं की क्या कहेंगे हम, संस्थाएं कहते हैं। तो जो भी विभिन्न लोकतंत्र में संस्थाएं डेवलप हो रही हैं, लोकतंत्र क्या होगा, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो उन व्यवस्थाएं संस्थाएं कहते हैं। और कोई भी लोकतंत्र तभी तक ठीक से काम करता है जब तक ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरीके से करती हैं। ठीक, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो जब तक ये संस्थाएं अच्छी तरीके से काम करती हैं तो इन संस्थाओं को हम कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक हैं। जैसे ही हम बात कर सकते हैं लीबिया, इराक, सीरिया, यहाँ लोकतांत्रिक माध्यम से सरकार चुनी गई एक बार, फिर क्या हुआ, लोकतांत्रिक संस्थाओं को धीरे धीरे हटा दिया गया और कई जगह सरकारों को क्या किया, जन्मजात शासक बन बैठे कि हम जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक हम इस पद पे बैठेंगे। और अलग अलग देशों में इस तरीके की व्यवस्थाएं आए। सीरिया में आप देखेंगे 20 वर्षों तक या 30 वर्षों तक शासन हुआ था, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुई, अंततः फिर क्या हुआ, वैश्विक लेवल की जो संस्थाएं हैं उन्होंने उस पर आक्रमण किए। देख सकते हैं इस संदर्भ में आप करंट अफेयर्स की श्रृंखलाओं में किसी भी देश में संविधान प्रत्येक संस्था के अधिकार और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन करता है। तो संविधान लिखने का रीजन यही था कि व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, व्यक्ति के साथ सरकार को, जो संविधान के तहत जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं आप देखेंगे, जो संस्थाएं आप देखेंगे बनाई गई थी, उन्हें क्या किए, कुछ राइट और क्या दिए थे, उनके नियम
या कुछ के वर्णन किया गया। साथ में आप देखेंगे राइट के साथ साथ उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ भी दी गई कानूनी दायरे में। तो आप देखेंगे जिस तरीके से आपको राइट और ला मिले हैं कानूनी दायरे, उसी तरीके से संस्थाओं का भी है। संस्था का मतलब ये है, संस्था तो एक क्या है, एब्सोल्यूट है, वहाँ व्यक्ति बदलता रहता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि अगर ये चैनल रखा है इंदिरा सिविल सर्विसेज, तो आप देखेंगे अगर इसको हम जोड़ सकते हैं कि जो इंद्र, अगर हम इंद्र वाला एग्जाम्पल दें, रसिया वाले की बात सभी छोड़ेंगे, बाद में बताएंगे कि इंद्र का जो पद, जो सिंहासन है, सिर्फ वही स्थिर है, लेकिन इंद्र के जो सिंहासन है वो एब्सोल्यूट है, लेकिन उस पर बैठने वाला व्यक्ति बदलता रहता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे रसिया में क्या है, इंदिरा, एक इंदिरा वहाँ भारत और क्या है रसिया के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। इस संदर्भ में आप देखेंगे कि सरकारें वहाँ की बदलती रहती हैं, लेकिन इंदिराज या इंदिरा अभ्यास लगातार चलता आ रहा है। आप देखेंगे तो इस तरीके से तो प्रत्येक संस्था के बुनियादी कार्य और बुनियादी नियम होते हैं, इनका वर्णन होता है। इन कार्यों को करने के लिए आप देखेंगे क्या होता है, इन कार्यों को करने के मतलब है कि आपके लिए वो काम करेंगे। और आप देखेंगे भारत सरकार ने जो संविधान में उनको अधिकार और कर्तव्य दिए हैं, वही अधिकार और कर्तव्यों के साथ वो अपने कार्यों को करते हैं। आपके बीच सरकार जब कोई कानून पास करती है तो उनके पास उसका एक ड्राफ्ट आता है, उस आधार पे वो क्या होंगे, अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अगर कोई वेलफेयर स्टेट की संस्था है, कोई होम स्टेट की संस्था है, कोई डिफेंस स्टेट की संस्था है, जिसे मंत्रालय कह सकते हैं, मिनिस्ट्री, ठीक है, ये भी क्या है, इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, अलग अलग देखेंगे, सभी विभाग अलग अलग बटे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हैं। तो इन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से क्या होगा, वो विधेयक वहाँ जो अधिनियम बन जाएगा, बिल, वो वहाँ पास होकर उन पे पहुँचेगा, उस पर काम होना शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या होगा, एक तरफ जब कोई विधेयक आया तो समाज के लोगों की मांग के अनुरूप कोई विधेयक आता है। विधेयक का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार पे है या देश की सुरक्षा के लिए है। तो आप इंटरनल सिक्योरिटी को भी देख सकते हैं। साथ में आप देखेंगे कि वो जब बिल पास हो जाएगा तो इन संस्थाओं को क्या होगा, उस पर एग्जीक्यूट करना होता है। कार्यपालिका, एकदम प्रशासकीय संस्थाएं कह सकते हैं, तो कार्यपालिका के साथ प्रशासकीय संस्थाएं आप देखेंगे एग्जीक्यूट करेंगी, कार्य करेंगी और अपने जो कानून बनाया है उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप देखेंगे कोई इशू पे है, इंटरनल सिक्योरिटी पे है, आपने संसद ने पास किया, बिल बना राष्ट्रपति के बाद सिग्नेचर से ही, इसके बाद अब वो पहुँचता है क्या, लोगों या कार्यपालिका एग्जीक्यूटिंग के रूप में संस्थाओं के पास, संस्थाएं उसे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तो यही आप देखेंगे कि कोई सोशल इशू, कोई सोशल जस्टिस का पार्ट कैसे सरकार ने बनाया बिल, इसके बाद मंत्रालय से पास हुआ, मंत्रालय से पास होने के बाद आप देखेंगे अधिकारों के संदर्भ में क्या है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के साथ ही पहुंचेगा अलग अलग मंत्रालय में। अगर किसी मंत्रालय का विशेष है तो उस मंत्रालय पहुंचेगा, उस मंत्रालय के सब विभागों में पहुंचेगा और उसका एप्लीकेशन शुरू होगा। तो आप देखेंगे एक भी पार्ट से क्या है, कई चीज़ों को काम हो रहा है। तो ई गवर्नेंस भी काम शुरू हुआ, सोशल इशू भी हुआ, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। अब हम बात करेंगे कि इन संस्थाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री, हम बताएंगे कैबिनेट प्रमुख कह सकते हैं इसे। तो कैबिनेट आप देख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं। तो कैबिनेट का मतलब है कि कैबिनेट एक मंत्रिपरिषद होती है, एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है, एक बड़ी संस्था है, आप देख सकते हैं। साथ में ही आप जाएंगे कि आप मंत्री परिषद के बाद आप देखेंगे एक मंत्रिमंडल है। तो मंत्रिमंडल के संदर्भ में आप एक छोटी संस्था है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की भी ये भूमिका है कि सीधे आप जाएंगे कि इन पे कार्य करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे काम करती हैं। तो किसी खास विषय पर कोई निर्णय लेना होता है तब उस विभाग को मंत्रिमंडल, कैबिनेट तो बैठे ही बैठेगी, कैबिनेट देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्रालय है, राज्य मंत्रालय है। तो देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद में आप देखेंगे, आपको देखिएगा कोई राज्य मंत्री है, कोई स्वतंत्र प्रभार का मंत्री है, तो सभी शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस मंत्रालय में क्या होगा, कैबिनेट जो होगा तो देश के जो प्रमुख मंत्रालय हैं, प्रमुख लोग हैं, जो प्रधानमंत्री के खास व्यक्ति होते हैं, उनको वो अपने आसपास बैठालता है और खास डिसीजन कैबिनेट ही लेती है। तो आप देखेंगे सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले
करती है। ठीक है, मंत्रियों द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने और उपायों के लिए एक निकाय के रूप में क्या होगा, नौकरशाह जिम्मेदार है। अब ये कैबिनेट बैठा है तो आप देखेंगे जो भारत सरकार का एक कैबिनेट सचिव भी होता है, जो सीनियर सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है, उसे क्या बोला जाता है, भारत सरकार के एक कैबिनेट सचिव भी वो सचिव बनाया जाता है और वो इन कार्यों को देखरेख करती है, अन्य विभागों से सबका क्या करती है, एक समावेशी या जिस अकाउंटेबिलिटी निभाता है। तो आप देखेंगे नौकरशाह इसके लिए जिम्मेदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच क्या होगा, विवाद उत्पन्न या सुलझाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कैबिनेट सचिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट सचिव, ठीक है, क्या होता है, भारत सरकार या प्रशासनिक सरकार का संस्था का प्रमुख होता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे इंडिया ईयरबुक से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीके से देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच अंततः विवाद सुलझाए जाते रहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसके लिए जब कोई कैबिनेट, हम बता रहे थे कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया, कैबिनेट से पास हुआ, मंत्रिमंडल संसद में पास हुआ, संसद से पहुंचा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किए क्योंकि संसद का पास राष्ट्रपति है, क्योंकि 3 अंगों से संसद मिला है, लोकसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा। तो राष्ट्रपति सबसे अंतिम में सिग्नेचर करता है और इसके बाद क्या होगा, वो विधेयक अधिनियम बनेगा। तो अधिनियम बनते ही आप देखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होते ही जनता के बीच आएगा, जनता के बीच आने के बीच क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय में वाद विवाद का दौर शुरू हो सकता है उस अधिनियम को लेके। तो आप देखेंगे आप सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए बैठी हुई है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका जिसे तीसरी संस्था है बैठी है कह सकते हैं आप, जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। नागरिकों के बीच विवाद भी सुलझ सकते हैं अगर किसी अधिकारों को लेकर है। और हम दूसरी संस्थाओं के बारे में ऐसे ही सोच सकते हैं उनकी भूमिका, जैसे हमने न्यायपालिका के बारे में बताया, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, ठीक, इन सभी के बारे में बताया। अब भारत की जो अन्य संस्थाएं हैं देख सकते हैं आप, अलग अलग नाम बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को लिख सकते हैं, किस आर्टिकल में कौन सी चीज़ें लिखी हैं उन चीज़ों को लिख सकते हैं। भारत के संविधान में कितने भाग हैं, उन भागों में कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम करते हैं, उन चीज़ों को आप डायरेक्ट में देख सकते हैं। हम जो भी चर्चा पर चर्चा पढ़ लिख रहे हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज भाई अनुज पटेल सर के चैनल से पढ़ रहे हैं, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे हम बात कर सकते हैं संसद। ठीक है, आपको बताया कि संसद का नाम आते ही पहले तो हम आपको बता दें कि भारत एक क्या है, संसदीय प्रणाली है जो वेस्टमिंस्टर या ब्रिटेन की प्रणाली पर आधारित है, ब्रिटेन से ली गई ये प्रणाली। तो आप देखेंगे इसे वेस्टमिंस्टर सिस्टम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप देखेंगे संसद में तो पार्लियामेंट है, बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, ऐसे संसद क्या भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, आप इसको देख सकते हैं। तो संसद का नाम आते ही आपको एक चीज़ बता दें कि हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि संसद क्या है, तो संसद में क्या होगा कि हर देश के एक इंस्टीट्यूशन होगा जहां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि क्या होंगे, आप जिनको चुनकर भेजते हैं या कुछ व्यक्ति चुनकर जिनको भेजते हैं, तो एक खास जगह पर बैठकर वो आपके लिए काम करते हैं। तो संसद में क्या होगा कि हर लोकतंत्र में क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो इसलिए हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा और जनता की ओर से सर्वोच्च क्या होगा, राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। आप देखेंगे कि हर लोकतंत्र में क्या होगा, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा है और जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। तो जनता की ओर से सर्वोच्च, तो आपने जिनको चुनकर भेजा है वो जनप्रतिनिधि हैं या जनसेवक हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जनसेवक जो है प्रशासनिक अधिकारी से बड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा उन्हें चुनकर भेजा गया है। ठीक है, आप तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हम आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, या हम भी कभी सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है तो सेलेक्ट हो गए तो पता लगा हम भी क्या होंगे, एक किसी नौकरी के तहत हैं, हमें जनता ने चुनकर नहीं भेजा, हमको एक संस्था ने जो है
क्या हुआ, रिक्रूटमेंट के तहत हमारी कंपटीशन की देखते हुए हमारे ज्ञान के आधार पर चुना है, लेकिन जनता किसी भी सांसद को विदाउट ज्ञान के आधार पर चुन सकती है, क्योंकि वो जनसेवक है, जनता के बीच से चुन के आया है। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत खास शब्दों का प्रयोग किया। आप इन चीज़ों को अगर समझेंगे ठीक से तो बेहतरीन तरीके से प्रयोग करेंगे। तो जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की क्या होगा, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को हम संसद कहते हैं। भारत के जो लोकसभा का आप चुनाव जिनको चुनकर भेजते हैं तो जिन्हें हम सांसद कह सकते हैं। जिसे क्या कहेंगे, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा है संसद। अब संसद के माध्यम से आपको बात करा दें, संसद में कितने अंग होते हैं, तो संसद में आपको बता दें राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख हुआ, तो क्योंकि कार्यपालिका में कौन बैठे होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से बैठे हुए प्रतिनिधि होते हैं, दोनों से आ सकते हैं कार्यपालिका में। तो राष्ट्रपति देखें, भारत का पहला, तो संसद का पहला भाग हुआ राष्ट्रपति, दूसरा हुआ लोकसभा, ठीक है, और तीसरा हुआ राज्यसभा। तो आप देखेंगे राज्यसभा की बात होगी और ये राष्ट्रपति की बात हो गई, ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रपति। तो संसद में 3 अंगों से मिलकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस कई लोग क्वेश्चन पूछ सके, और अब तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और ये बहुदलीय व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र, जनप्रतिनिधि, ये सभी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक हैं। तो संसद कहा जाता है, तो संसद के संदर्भ में पढ़ सकते हैं कि संसद किसे कहा जाता है, जो राष्ट्रीय सभा, देश की जिस भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को हम संसद कहते हैं। क्योंकि संसद में राज्यसभा के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो भी क्या होते हैं, विधानसभा के चुने हुए आपके डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से फिर उनको चुना जाता है। तो देख सकते हैं कि राज्यसभा में बैठने वाले व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वोटिंग, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से आप चुनकर भेजते हैं। तो आप जब विधायक या किसी विधायक को चुन के भेजते हैं तो विधायक अपने में से कुछ लोगों को क्या है चुनकर राज्यसभा भेजती है, या पार्टी से राज्यसभा आते हैं। अलग अलग चीज़ों को देख सकेंगे। तो ज्ञापन कार्यालय में आप देखेंगे कि जैसे हम संसद की बात की, संसद क्या करेगा, तो संसद में भी आप लोकसभा राज्यसभा है तो सबके लिए क्या होगा, कार्यालय ज्ञापन होगा। उदाहरण, ये एक उदाहरण के लिए हमने समझाया आपको कि आपको संसद की भूमिका याद आएगी कि संसद कैसे काम करती है। तो कार्यालय ज्ञापन का उदाहरण आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की थी, साथ में भारत के राष्ट्रपति ने इसमें जिक्र किया था, क्योंकि राष्ट्रपति ने क्या किया था, अपने भाषण के माध्यम से मंडल आयोग की रिपोर्ट को, जो अधिनियम था, उस पर जनता के बीच रखा था। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री ने क्या हुआ, इस पे लोकसभा में जब बिल पास हुआ था तो इसे संसद भवन में ठीक बात की कि हमने ये बिल पास कर दिया था। ठीक है, आगे हम बात कर सकते हैं इस संदर्भ में कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम देखेंगे हमें संसद की आवश्यकता क्यों हुई। हम तो किसी स्टेडियम में भी सांसदों को बैठा लेते और वहाँ से ये काम कर सकते हैं, कह सकते हैं हमारे देश का राजस्व बचता, क्योंकि संसद में बैठकर लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं कैंटीन का फ्री, बहुत महंगा खाना होता है, आप देख सकते हैं। तो हम संसद की आवश्यकता क्यों होती है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, एज ए एंटरटेनमेंट पार्ट। संसद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जिन प्रतिनिधियों को आपने चुनकर भेजा है उनको खास जगह बैठने की जगह चाहिए जहां वो आपके लिए काम कर सकें, क्योंकि संसदीय व्यवस्था दिन प्रतिदिन जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसलिए संसद को क्या है, एक स्थायी भवन के निर्माण की आवश्यकता होती है जहां वो आपके लिए बिल बना सकें। ऐसा तो नहीं है कि एक केरला का सांसद बैठा दिल्ली में आपके लिए काम कर रहा है और उसका टिफ़िन घर से आएगा या उसका खाना पीना घर से आएगा, तो संभव नहीं है। तो आपने जब चुन के भेजा है तो आप उसके लिए रहने खाने की व्यवस्था भी उसी के साथ करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। तो देख सकते हैं हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको बताया है। तो आपको अगर बहें कि हमें संसद की आवश्यकता इसलिए होती है, अगर आपको लिखना हो कि हमने संसद जो जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है तो वो जनप्रतिनिधि जनता के प्रति दिन प्रतिदिन उत्तरदायी होते हैं, और जब जनप्रतिनिधि दिन प्रतिदिन जनता के प्रति उत्तरदायी हैं तो प्रतिनिधि
के लिए बैठने के लिए आपने जहां चुन के भेजा वो संसद भवन है, तो संसद दिन प्रतिदिन जनता के प्रति उत्तरदायी है। कह सकते हैं हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है, क्योंकि जो आपने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं वो जनता की ओर से क्या हो गए, सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करतेगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसको अधिकार भी दिए हैं। जैसे एक सामान्य इच्छा के साथ हम तुम्हें अधिकार देते हैं कि हम तुम्हें चुनकर भेजते हैं, आप हमारे लिए ये काम करेंगे, और आपको यह अधिकार संसद या संविधान के तहत दे रहे हैं, जनता ने दिए हैं। तो आप देखेंगे सर्वोच्च तो अपनी संप्रभुता जो है जनता को ही क्या है, जनता ने अपनी संप्रभुता का उपयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि को अधिकार दे दिया। और आप देखेंगे संसद भवन के या संविधान के तहत, ठीक है, उसने अपनी भी संप्रभुता क्या है, उसमें उस सांसद की भी संप्रभुता शामिल है, इसलिए वो जनता से बंधा हुआ है, संविधान के तहत बंधा हुआ होता है। तो आप देखेंगे भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को हम संसद कहते हैं। रिपीट हो गया, क्योंकि रिपीटिशन इसलिए है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भारत में इसे संसद कहा जाता है, संसद कहा जाता है। अलग देशों में हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। आप देखेंगे अमेरिका में इसे सीनेट कह सकते हैं, या वहाँ प्रतिनिधि कह सकते हैं। एक और संस्था है, नाम याद नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। यह जनता की ओर से कई तरीके के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। आप ब्रिटेन जाएंगे तो वहाँ की संस्था क्या होगी, आप देखेंगे एक लॉर्ड सभा बोलती है, एक निम्न सदन बोल सकते हैं उसे। तो इस तरीके से है वहाँ पे। दुनिया भर में आप देखेंगे संसद सरकार चलाने वालों की नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। तो संसद को कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं, आप देखेंगे, क्योंकि संसद एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है जो बना हुआ है। तो सरकार चलाने वालों को नियंत्रित मतलब अपने प्रतिनिधियों को नियंत्रित करती है संसद। इसके लिए आप देखेंगे क्या है, संसद भवन में बहुत सारे कानूनी अधिकार या कानूनी गाइडलाइन पारित करती है। कुछ खास नियमों को आप देखेंगे भारत जैसे देशों में उसे क्या हुआ है, सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल किया। भारत में तो संसद क्या है, संसद में बैठने वाला व्यक्ति आप देखेंगे भारत जैसे देशों में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। मतलब संसद को अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण या कंट्रोल करने की शक्ति या पावर हासिल है। अलग अलग नियम बनाकर आप देखेंगे संसद का पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार क्या करेगी, चलाने वाले क्या करेंगे, फैसले कर सकते हैं। तो संसद के पूर्ण अधिकारों की स्थिति में सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। तो फैसला कौन कर रहा है कि संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार जो है चलाने वाले ही फैसले कर सकते हैं। पूर्ण समर्थन का मतलब है कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि सरकार चुनकर भेजी है वो जनता के प्रति दिन प्रतिनिधि उत्तरदायी है। अगर किसी भी सभा सरकार अगर अस्थिर हो जाए, अगर कोई नेता या विपक्ष का नेता कहे कि सरकार अस्थिर ऐसे दोबारा लोकसभा में क्या है बहुमत हासिल करना होगा, तो लगेगा अगर विधान लोकसभा अध्यक्ष को तो इस पर बता सकती है, तो या राष्ट्रपति को दे सकती है, राष्ट्रपति इस पर कह सकता है। तो संसद को पूर्ण समर्थन हासिल करना होता है। अगर जो 2/3 व्यवस्था बीत की, अगर इसका एक भी सांसद अगर कम पड़ जाए तो सरकार अस्थिर मतलब सरकार गिरने के चांस में सरकार को दोबारा समर्थन या बहुमत हासिल करना पड़ता है। ठीक है, संसद भवन में देख सकते हैं ऐसी कई बार स्थिति आ चुकी है भारत में या राज्य सरकारों में। सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। आप देखेंगे सरकार के हर फैसले पर सरकार क्या होती है, संसद से नियंत्रण प्राप्त करता है। आर्टिकल 79 में आप देखेंगे लोकसभा, आर्टिकल 80 में आप देखेंगे क्या है, राज्यसभा की बात की गई है। तो ये संसद का पार्ट है। तो एक तरीके संसद पर सरकार क्या है, संसद संविधान का हिस्सा है। और आप देखेंगे अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही इसे सार्वजनिक पैसे के खर्च को मंजूरी मिलती है। आपको बता दें आर्टिकल 112 क्या है, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, इसे बजट कह सकते हैं, बजट कह सकते हैं अलग अलग भाग शब्दों में। तो आप देखेंगे इसी के तहत आप देखेंगे आर्टिकल 114 और 115 विनियोग विधेयक के संदर्भ में चर्चा कर रहा है। विदाउट विनियोग कोई भी विधेयक जैसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना बहुत सारे फंड हैं भारत में, आर्टिकल 267 एंड अन्य संदर्भ 167। तो आप देखेंगे अलग अलग जगह पर अलग अलग आर्टिकल भी दिए हैं कि कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ खर्च किया जाएगा पैसा। तो आप वित्तीय विवरण से पैसा पहले बताया जाता है आने वाले समय के लिए कि हम सरकार बताती है कि हम इस वर्ष आपके लिए ये काम करेंगे। तो उस
उसके लिए क्या होता है, पैसे अलाट किए जाते हैं अलग अलग मंत्रालय विभागों को। इसके बाद आप देखेंगे उस सार्वजनिक पैसे पर भी खर्च संसद की मंजूरी या राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना वो पैसा नहीं निकलता है। आपात स्थितियों में आप देखेंगे राष्ट्रपति अलग अलग निधि बनी है, ठीक है, लोक निधि है, आप देखेंगे तो राजस्व की व्यवस्था है और इसमें कहाँ कहाँ से पैसा आता है ये भी इस चीज़ में आर्टिकल में लिखा हुआ है और कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया जाएगा इन चीज़ों का भी वर्णन आपको इसमें मिलेगा। आप देखेंगे कि सार्वजनिक मामलों और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है, ठीक है। संघ का मतलब है कि कई राज्यों से अगर कोई संसद या कोई राज्य कई राज्यों, जैसे कोई देश है भारत है, अब कितने राज्यों और कितने संघ शासित प्रदेशों से मिलकर बना है तो वो एक संघ के रूप में बना है, क्योंकि राज्य स्तरीय व्यवस्था है, संघ स्तरीय व्यवस्था है और पंचायती राज है तो एक संघ के रूप में आता है। लेकिन भारत को पूर्ण रूप से संघ नहीं कहा जाता है, अर्ध संघात्मक की व्यवस्था दी गई है अलग अलग लोगों ने। लेकिन संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद को ये राइट है कि वो अगर संसद के नियंत्रण में है कोई, जैसे लोकसभा राज्यसभा, तो संसद उनके सांसदों से जनप्रतिनिधियों से सूचना मांग सकती है कानूनी नियमों के तहत। तो संसद के 2 सदन होते हैं, हमने आपको बताया है, ठीक है। संसद के 2 सदन की बात करेंगे तो आधुनिक लोकतंत्रों में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो लिहाजा अधिकांश बड़े देशों में, ठीक है, संसद के 2 सदन की बात हो रही है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो संसद के 2 सदन है तो राष्ट्रपति नहीं होगा। संसद में 2 सदन होते हैं, 2 सदन की हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना कि संसद के सिर्फ 2 सदन है, याद रखिए इस चीज का। तो चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया। आप देखेंगे कि क्या होता है, बड़े देश हैं जहां जनसंख्या, भारत में तो जनसंख्या के आधार पर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसे चेंबर या सदन कह सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे लोकसभा चेंबर, राज्यसभा चेंबर बोले जाते हैं, इनके भी सब पार्ट हो सकते हैं। तो पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। आप जाएंगे जैसे आप ब्रिटेन जाएंगे तो वहाँ निम्न सदन बोलते हैं, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लार्ड सभा एक होती है तो वहाँ क्या होते हैं, लार्ड सभा मतलब वहाँ जो है राजा के प्रतिनिधि, राजा उसका प्रमुख होता है कह सकते हैं, इसलिए लार्ड सभा बोलते हैं। आप देखेंगे वहाँ क्या होगा, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से या कुछ खास लोगों द्वारा उनके नॉमिनेट या चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। ऐसी तरीके भारत में है कि पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि जनसेवक ही हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, तो सरकार वही चला रहे हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो भारत की, चाहे लॉर्ड सभा हो ब्रिटेन की, चाहे कहाँ अमेरिका में कह सकते हैं वहाँ भी है, डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। तो एक सीनेट सदन है, एक वहाँ का नाम नहीं याद आ रहा। तो आप देखेंगे कि विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होगा, विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना। क्योंकि दूसरा सदन की बात हो रही, राज्यसभा, ये भारत के संदर्भ में चर्चा हो रही है, तो भारत के संदर्भ में आप चर्चा करते हुए देख सकते हैं कि सदन का सामान्य काम है राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना। मतलब राज्य की जो सरकारें हैं या राज्यों का जो प्रतिनिधि है, राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा जाते हैं और ये काम पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर, जो विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है। राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है, साथ में आप देखेंगे अन्य तरीके से भी इनका नॉमिनेट होता है, लेकिन परोक्ष रूप से आप देखेंगे डायरेक्ट जनता द्वारा वोटिंग नहीं होती है। दूसरा हम बात करेंगे कि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब राज्य, और साथ में ही इस सदन का जब कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्री बना दिया जाता है तो क्या होगा, वो लोकसभा के प्रति या मंत्रिपरिषद के, अगर मंत्रिपरिषद का हिस्सा प्रधानमंत्री है और राज्यसभा का सदस्य है या, तो उसे क्या होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, ना कि राज्यसभा, क्योंकि उसने जो कार्यभार लिया है, जैसे मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा सदस्य असम से, तो असम के सदस्य होने के नाते जब वो प्रधानमंत्री बने, सदन की बात आएगी, वोटिंग के संदर्भ में उन्हें राज्यसभा जाना पड़ेगा,
लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद पर हैं और प्रधानमंत्री पद के रहते हुए मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, सरकार प्रमुख हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में क्या करेंगे, हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं, दोनों सदनों को, एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व है, दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल क्योंकि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इन्हें भेजे जाते हैं, नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। हमने आपको बताया कि संसद के 2 सदन नहीं होते हैं, वहां सिर्फ बताने के लिए 2 सदन था। अगर पूछ दे संसद के कौन कौन हिस्से हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आप देख सकते हैं। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। आप देखेंगे किसी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद का पार्ट है। और आप देखेंगे इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अंतिम फैसला या सिग्नेचर की बात होगी तो राष्ट्रपति लेंगे। भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद की लोकसभा चुनाव कैसे होता है आपको पता है, बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर के याद दिला करते हैं कि चुनाव कैसे होता है। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। तो लोकसभा का चुनाव की बात हुई, हाउस ऑफ पीपल्स हो गए, और स्टेट आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट है और हाउस ऑफ पीपल, दोनों में अंतर देख सकते हैं आप। साथ में आप देखेंगे कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा लोकसभा में सदस्यों की संख्या अलग अलग है, आपको पता होनी चाहिए। सदस्यों को चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। आप देखेंगे उनका कार्यालय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो देखेंगे लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है, और राज्यसभा आप देख सकते हैं। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है, वह स्थायी है। सदन का मतलब है कोई खास सदन। अगर संसद की बात कहोगे तो संसद भंग हो गई या नहीं, लोकसभा भंग होती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। आपको बता दें ये भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। आप याद रखें इस चीज़ का। साथ में हम कह दें कि उनका कार्यकाल कितना होता है, तो इन्हें हर वर्ष 5 वर्ष के लिए जहाँ चुने जाते हैं। और आप देखेंगे यहाँ 6 वर्ष, वो भी खास प्रतिनिधि। तो आप देखेंगे कि कुछ खास एरिया के लोग कुछ खास पॉइंट पे इनका दोबारा चुनाव होता रहता है, इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। साथ में आप देखेंगे कि कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति देखेंगे कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका भी कार्यकाल आपको 5 वर्ष दिखाई पड़ता है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। लोकसभा बनाम राज्यसभा की हम बात करें तो दोनों सदनों में से आप देखेंगे अधिक प्रभावशाली कौन है। राज्यसभा को भी कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को भी लोअर हाउस कहा जाता है, तो कभी कभी नहीं, ये राज्यसभा को अपर हाउस ही बोला जाता है। ठीक है, इसे हटा दें। अगर कभी कभी की बात क्यों बोलेंगे, इसके बाद ये मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ठीक है, अपर सदन की बात हो रही है, कभी कभी नहीं। अगर अपर सदन है तो अपर सदन का मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा ज़्यादा प्रभावशाली है। वो अपर सदन इसलिए बोला जाता कि वो कभी भंग नहीं होता है, वहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए वो अपर सदन है। जनता के प्रतिनिधि मतलब हाउस ऑफ पीपल लोकसभा है। हर 5 वर्ष चुनाव भंग होता है। तो देखेंगे ये महज बोलचाल की भाषा में शैली है। अगर हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है, ठीक है, हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन अधिकतम मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास हैं। बहुत सारे आपको राइट पता होगा, जैसे वित्त विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कोई अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में आप राज्यसभा के अधिकारों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आर्टिकल 249 और साथ में आप देखेंगे आर्टिकल 312। तो आप जाएंगे देखेंगे इस संदर्भ में अलग अलग जगह आपको दिखेंगी। इसके साथ ही हम बात करें कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे किसी भी सामान्य कानून को अगर है दोनों पड़ती है, और आप देखेंगे अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों संयुक्त अधिवेशन को लिया जाता है, ज्वाइंट में, जिसे लोकसभा का अध्यक्ष बुलाता है। आप देखेंगे राष्ट्रपति बुलाएगा, और देखेंगे अलग अलग होगा। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और सदस्यों की संख्या
अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना, मतलब 543 कहाँ 250 देख रहे अंतर देख रहे 543 का अंतर, और आप इसके अंतर को देख सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे ज्वाइंट बेंच में लोकसभा को जो लोग हाउस ऑफ पीपल है इनका वर्चस्व ज़्यादा होता है। भारत में अभी तक बहुत कम बार ऐसी स्थिति है कि ज्वाइंट बेंच की स्थिति हो। ज्वाइंट बेंच की जब भी बात आएगी तो आर्टिकल 108 की तरफ बढ़ेंगे आप देखें। और हम बात करेंगे लोकसभा के संदर्भ में, तो देख सकते हैं लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, क्योंकि कोई भी जो भी और लोकसभा के सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा खारिज नहीं कर सकती। मतलब वित्त विधेयक की यहाँ चर्चा हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। और राज्यसभा उस पारित करने के में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर हुआ हो, वो लोकसभा अध्यक्ष का कि ये सिग्नेचर है, उस पर लगा रहता है। वित्त विधेयक है तो आप देखेंगे या धन विधेयक है, वित्त विधेयक धन विधेयक में एक अंतर है कि धन विधेयक को तो वो रोक ही नहीं सकती। वित्त विधेयक में 2 क्लाज हैं कि एक क्लाज के आधार पर वो धन विधेयक हो जाता है वित्त विधेयक आर्टिकल 117, और दूसरे क्लाज के आधार पर वो वित्त विधेयक बना रहता है। तो वित्त विधेयक में कुछ संशोधन टेक्निकली कर सकता है, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं, सिर्फ 14 दिन लेट कर सकता है। संशोधन के सुझाव दे सकती है। लोकसभा को अधिकार है कि वो वैसे ही संशोधन को मान ले या बिना सुझाव के उनको पास कर दे, वैसे ही वो पूरा राइट है। दोबारा भेजने की आवश्यकता भी वहाँ पड़ती नहीं है। हम तीसरी बात करें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, ठीक है। लोकसभा की बात आएगी मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करेगी, और मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है कौन? मंत्रिपरिषद हमने बताया था, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बीच अंतर बताया था, ठीक है। दोनों अंतर, ये परिषद हो गई, ये मंत्रिमंडल है। आप देखेंगे वो कैबिनेट, ये कैबिनेट वो है, तो ये मंत्रिमंडल है और ये परिषद है। परिषद बड़ी संस्था होती है क्योंकि वो पूरी, उसमें कई तरीके के मंत्री शामिल होते हैं। तो सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। मतलब राज्यसभा का भी प्रतिनिधि जब प्रधानमंत्री बनेगा तो उसे लोकसभा में बहुमत आकर हासिल करना होगा हाउस ऑफ पीपल में, क्योंकि जनता के बीच से चुने हुए आए प्रतिनिधि अगर उनको कहते हैं कि हम इन्हें अपना प्रधानमंत्री मानते हैं तो उन्हें चुना होता है। अगर कोई ना राज्यसभा का प्रतिनिधि है ना लोकसभा का प्रतिनिधि है, अगर वो कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर उसे या तो राज्यसभा का अंग बनना पड़ेगा, मतलब सदस्य बनना पड़ेगा, या फिर लोकसभा का किसी का सदस्य बनना, कहीं से प्रतिनिधि बनना होगा। और हम बात करें, अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, मतलब आधे से अधिक कह दें कि मंत्रिपरिषद विश्वास नहीं, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। मतलब ये स्थिति आप देख लें कि पूछा जाए क्वेश्चन स्टेटमेंट में पीटी के संदर्भ में कि लोकसभा के आधे से सदस्य अगर ये कह दें एक साथ कि हमें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो सभी मंत्रियों को क्या होगा? पद छोड़ना होगा। तो आप देख सकते हैं इसके लिए क्या होगा? लोकसभा में फिर से बहुमत हासिल करना होगा सरकार को। ऐसा नहीं है कि छोड़ने का मतलब बिना बहुमत हासिल किए, हासिल बहुमत राष्ट्रपति क्या होगा? फिर से बहुमत हासिल करना होगा सरकार को, और राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। ठीक है, हमने दोनों को बताया है कि वहाँ आधे से अधिक सदस्य कह दें कि हैं तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा, लेकिन राज्यसभा को यह अधिकार शामिल नहीं है कि वहाँ के सभी सदस्य अधिकार छोड़ दें। वहाँ एक खास प्रक्रिया के तहत आप देखेंगे जो है दोबारा चुनाव होते हैं, लेकिन लगातार संस्था चलती रहती है। आइए इस बारे में अब कुछ सीखे के संदर्भ में संसद सत्र के दौरान दूरदर्शन पर लोकसभा राज्यसभा में आप देखेंगे कार्रवाइयों पर रोजाना एक विशेष कार्यक्रम आता है। कार्रवाइयों को देखकर अखबारों में उसके बारे में पढ़ लिख कर आप सूचनाओं को चीज़ों को बनाएं। संसद के दोनों सदनों के अधिकार के बारे में लिख सकते हैं, लोकसभा की भूमिका, राज्यसभा की भूमिका, विपक्ष की भूमिका और मंत्रिमंडल की भूमिका, कैबिनेट सचिव की भूमिका और मंत्रिपरिषद की भूमिका, प्रधानमंत्री की भूमिका, इन सभी के भूमिकाओं के बारे में आप लिखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप संसद को समझ जाएंगे। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, एंजॉय।